हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सिक्स्थ का चैप्टर 1 विविधता की समझ को आधे में रोका था, इसके बाद का पार्ट हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में विविधता, भारत में कैसे विविधताएं पाई जाती है वो पढ़ते हैं। भारत विविधताओं का देश है। जैसे भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जिनका खान पान, रहन सहन, पहनाव ये सब अलग अलग होता है, भाषा, त्योहार। तो ये इसीलिए भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। इसमें एक चार्ट दिया गया है, इसमें एक एक उदाहरण आपको दिए गए हैं। 2 बॉक्स आपको खुद से भरने हैं। जैसे प्रार्थना और भक्ति गीत गाते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं वो लिखना है। शादी करना, शादी और कैसे की जा सकती है अदालत में रजिस्टर के अलावा। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, कौन कौन से कपड़े कौन से प्रांत में पहने जाते हैं वो भी लिख सकते हैं। अभिवादन करना, लोग क्या कहकर एक दूसरे राज्य में, एक दूसरे जगहों में, जिलों में कैसे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और किन किन जगहों पर क्या क्या स्पेशल खाना या वहाँ का खान पान होता है वो करना है, इसे कंप्लीट करना है। हम विविधता को कैसे समझे? करीब 2 सवा 2 100 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते थे। पहले हवाई जहाज, रेल, बस ये सब नहीं होती थी। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। एक जगह खेती कर रहे हैं, वहां अगर कुछ दिनों के बाद खेती वहां से छोड़कर लोग दूसरे जगहों पर चले जाते थे या किसी व्यापार के कारण दूसरे जगहों पर जाते थे, तो यात्रा में बहुत समय लगता था उनको एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए, क्योंकि हवाई जहाज, बस, रेल, कार ये सब नहीं होते थे। इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। मान लीजिए वहां बाढ़ आ गया या वो वहां कमा नहीं पा रहे, तो वो उस जगह को छोड़कर अपने पेट भरने के कारण दूसरे जगहों पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। कितने कारण हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के। लोग जब नई जगह पर बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। अब पहले जहाँ आप रहते हो, कहीं कोई दूसरे स्टेट्स में जाते हो तो वहाँ का रहन सहन, खान पान सब अलग होता है, जिससे हम वहाँ रहकर भी सीखते हैं। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे, जो पहले से वो नियम बनाते थे, जिस तरीके से खान पान करते थे उसी तरीके से। इस तरह की उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने और मिश्रण होता रहता था। जगह जगह वो लोग चेंज करते रहते थे, जिससे उनकी संस्कृति में, उनके रहन सहन में बदलाव होते रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अपनी संस्कृतियों को लेकर जाते हैं, वहाँ की संस्कृतियों को सीखते हैं, तो वो एक मिश्रित संस्कृति, मिली जुली हुई संस्कृति बन जाती है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। इतिहास के क्षेत्र में भी आप ये चीज विविधता
देख सकते हो कि लोग की संस्कृति, रहने सहने का तरीका, जीवन जीने का तरीका कई क्षेत्रों में अलग अलग था। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहेंगे वो पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से रहेंगे, जबकि समुद्री क्षेत्र या वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग होगा। ठीक इसी प्रकार अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियां, इसलिए कहा गया इसमें कि वो भी अलग अलग होती है। कैसे? उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते, बहुत कम, विरले मतलब बहुत कम ही लोग शहरों में कोई सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं, जबकि गांव में लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जियां उगाते हैं और वहां बेचते हैं। लेकिन शहरों में लोग बहुत कम देखने को मिलेगा आपको कि वो सब्जी उगाकर वहां खाते हैं। वे बाजारों पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ा है। यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक कारक को लेकर। एक है लद्दाख को लेकर, दूसरा है केरल को लेकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब एटलस में भारत का नक्शा देखते हैं कि ये दोनों लद्दाख और केरल कहाँ पर है। ये देखिए वहाँ की स्थिति क्या है, लोग कैसे प्रभावित हुए हैं, ये सभी सूची एक बनाइए। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि लद्दाख में कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान है। चलिए देखते हैं। लद्दाख में आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान है ये सब। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के, यहाँ जैसे इंडिया है ये, इंडिया में जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में लद्दाख रेगिस्तान से घिरा हुआ एक इलाका है। पहाड़ियों से या पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत कम ही खेती संभव है। रेगिस्तानी इलाके में ऐसे भी खेती बहुत कम होती है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। जहाँ अगर बारिश नहीं होगी और बर्फीला जगह होगा वहाँ खेती करना संभव नहीं हो पाएगा। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी या पीने के पानी के लिए भी लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर करते हैं। यहाँ लोगों को पीने का पानी भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उनको बर्फ से पिघले हुए पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसे पश्मीना ऊन। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती है और ये एक तरह का यहाँ व्यापार भी किया जाता है और ये बहुत ही कीमती होती है पश्मीना ऊन। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक तो होती ही है। रेगिस्तान खान पान का भी तरीका दिया है कि यहाँ दूध, मक्खन, चीज, मांस ये सब खाते हैं लद्दाख के लोग। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ रेगिस्तान इलाका है तो जो व्यापारी है वो यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। ये भी आकर्षण का केंद्र है। कैसे? लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है
क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जहां आज तिब्बत है। ये एक मीडियन का भी काम किया है, जो मध्य एशिया के जो काफिले हैं वहां से उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज हम तिब्बत भी कहते हैं। तो ये आने जाने का मार्ग भी रहा है, व्यापार भी रहा है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियां आदि लेकर चलते थे। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे व्यापार के संबंधित हो, तो वो क्या क्या लेते थे अपने साथ में? मसाले, कच्चा रेशम, दरियां इत्यादि। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म है वो तिब्बत तक पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये सीटेट में आया भी था इस बार। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का भी बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। यहाँ के गाने और कविताएं भी काफी फेमस है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। केसर सागा ये ग्रंथ है, तिब्बत का ग्रंथ, जो लद्दाख में काफी फेमस है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो ये है लद्दाख के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु, जिसमें लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ पे तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा है। यहाँ के क्या खान पान का तरीका है, पश्मीना ऊन जिसे लोग बेचते हैं ये बहुत ही कीमती होती है। तो ये सारे लद्दाख से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु है। अब केरल, केरल भी एक भौगोलिक स्थिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। पढ़ेंगे यहाँ की क्या क्या दिया है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य, दक्षिण में और दक्षिणी पश्चिमी में स्थित है। यहाँ साइड से देखिएगा तो ये एक तरफ से, एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए भी बहुत आकर्षक बना हुआ है। केरल ऐसे भी मसालों के लिए बहुत ही फेमस है, जिसे आप अभी भी देख सकते हैं कि केरल में कितने प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं और वहाँ के मसाले बहुत ही फेमस है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। कौन आया था सबसे पहले? ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। पहले यहाँ बहुत ही इज्जत पूर्वक उनको आदर सम्मान दिया जाता था। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। लोग कैसे कैसे मार्गों से यहाँ आए, जैसे समुद्री मार्ग हमने पढ़ा कि ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ों से। तो व्यापारी यहाँ समुद्री रास्ते से आने जाने लगे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी है, इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध धर्म है इत्यादि। ये सब धर्में शामिल की गई हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावला कहते हैं। चीनावला जो केरल के लोग मछली पकड़ने के लिए जाली का इस्तेमाल करते हैं वो चीनावला कहलाता है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी इसकी उत्पत्ति चीन से ही हुई है। केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है
और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। चावल के लिए बहुत ही फेमस है केरल, और वहाँ के लोग ज़्यादातर चावल खाना, मछली खाना, ये सब खाना पसंद करते हैं। यहाँ केरल में मनाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार बताया गया है, जो कि जिसे हम ओणम कहते हैं। यहाँ ये त्योहार नाव प्रतियोगिता के द्वारा संपन्न की जाती है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। वहाँ लोग व्यापारी आते, चीन के भी आते, अरब के भी आते हैं। तो वहाँ के व्यापार, चाहे वो मसाले से लेकर हो, चावल से लेकर हो, पश्मीना ऊन से लेकर हो, हर एक व्यापार को प्रभावित किया गया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेषता भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का भी आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। कोई भी व्यापार करना हो, उसके लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। हम अपनी संस्कृति को लेकर दूसरी जगह जाते हैं और वहां की संस्कृति को अपनाते हैं और अपनी संस्कृति का छाप भी वहां पे छोड़ते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन है, हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं, दिवाली, दुर्गा पूजा, होली, छठ, ये सारे मिलजुल कर मनाते हैं हम लोग और उसे अपनाते भी हैं। विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत या स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? खिलाफ लड़ाई मिलकर लड़ी थी। चाहे कोई भी जाति हो, हर जाति के लोग मिलजुल कर अपने देश को आजादी दिलाने के लिए एक साथ मिलकर लड़े थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं। वो लोग अलग अलग जाति के हैं, तो उनमें फूट डालना, उनको लड़वाना ज्यादा आसान होगा और इस तरह उनका राज्य चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न क्यों न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। अंग्रेजों ने कितनी भी कोशिश क्यों नहीं किया उनको अलग कराने का, लेकिन वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि भले वो कोई भी जाति के हो, कैसा भी उनका रहन सहन हो, लेकिन वे सब इस मामले में एक जैसे हैं। ये यहाँ एक कविता लिखी गई है, बहुत ही अच्छी कविता है, आप इसे पढ़िएगा। यहाँ दिया गया है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू। इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भाषण दिया था, उसका एक चित्र यहाँ पे दिया गया है। यह गीत जो हमने ऊपर गीत देखा, यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस गीत हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। इसमें ब्रिटिश जनरल, अंग्रेजों ने क्या किया था, जो शांति तरीके से बिना कोई बंदूक गोली के वो शांति तरीके से वहां अपना आंदोलन चला रहे थे, उसमें अंग्रेजों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे,
उसमें से बहुत लोगों की जाने गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है। जालियांवाला बाग कांड में जितने लोग मारे गए हैं उनके संबंध में ये गीत गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था कि ये हमारा झंडा है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि उनके द्वारा लिखी गई किताब है भारत की खोज। लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। सारे लोग अलग अलग परंपरा को स्वीकार करते हैं। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया गया है। यह नेहरू ही कहते हैं जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता विचार हमें दिया। अनेकता में एकता विचार देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी हम भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।